यौम आजादी को लेकर मुल्क में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार 15 अगस्त की सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए हर कदम उठा रही है। जहां पर जिस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत है, वहां पर उसी हिसाब से एहलकारों की तैनाती की जा रही है। खुफिया एजेंसीज के अलर्ट के बाद यूपी, दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद मकामी पुलिस ने दीगर एजेंसीज के साथ मिलकर सिक्योरिटी की तैयारी तेज कर दी है। उधर जम्मू एयरफोर्स बेस पर हुए हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद हमारी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक एयरफोर्स बेस हमले में पाकिस्तानी साख्त के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मोहर लगी हुई थी। इस बात का ये सबसे बड़ा सबूत है। उधर तालिबान को लेकर भारत का अंदेशा भी सच साबित हो रहा है। अफगानिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसे यही पता चलता है कि तालिबान के साथ वहां अफगानी फौज और मकामी लोगों पर हमला करने वालों में पाकिस्तान में पनाह लिए कई दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने इस मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाना भी शुरू कर दिया है। इन खबरों से भारत का अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि जिन दहशतगर्द तंजीमों के तालिबान के साथ शामिल होने की बात सामने आ रही है, वो सभी हिंद मुखालिफ सरगर्मियों में अक्सर शामिल रही हैं, जिससे कश्मीर को लेकर भारत का अलर्ट होना जरूरी भी है। ऐसे सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है कि यौम आजादी से पहले मुल्क की हिफाजत के लिए हम कितने तैयार हैं। अलर्ट के बाद मोदी सरकार के साथ साथ आम लोग इस अलर्ट को किस नजरिए से देखते हैं, आज का मुद्दा में हम इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो सिक्योरिटी को लेकर जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, 15 अगस्त में तमाम एजेंसी की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्दों के जरिए कुछ बड़ा करने की साजिश हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। इसको लेकर तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ऐसा इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी सरगर्मियां दिखा रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए भी आगे की कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा होगा। तालिबान के साथ मिलकर ड्रोन हमले का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, और ड्रोन हमले को लेकर एक अपडेट भी आपको यहां एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि जम्मू एयरबेस पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। ये साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात की तस्दीक कर दी है। और इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवाना चाहेंगे। परवेज हयात साहब हमारे साथ हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। इसके साथ ही संत पॉल राखर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दानिश इकबाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी लीडर। राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आप तमाम लोगों का खैर मकदम करना चाहेंगे जी सलाम पर। सबसे पहले परवेज हयात साहब, मेरा सवाल आपसे है, जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो अलकायदा के 2 दहशतगर्द यहां से पकड़े गए। जम्मू के अंदर एयरफोर्स बेस के अंदर ड्रोन अटैक हुआ। 15 अगस्त है, हम कितने तैयार हैं? क्या हम बेफिक्र हो जाएं? देखिए, अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसमें मेरे समझ से जो नॉर्मल सिक्योरिटी अलर्ट है वो हमेशा होता रहे हैं। और अफगानिस्तान को लेके आपने बताया कि हाँ, अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उसको लेके हिंदुस्तान का हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी एजेंसीज का कंसर्न है कि हमारे जो बॉर्डर है, आपको पता है कि हमारे जो डिफरेंट जगहों में जो बॉर्डर हैं चाइना से मिलते हैं, उसमें डिफरेंट फोर्सेज हैं। और जो तिब्बत से हैं, तो सरहदी फोर्सेज हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग ड्रोन्स को लेकर के थोड़ा है, और ये जो सुरंगें पाई जा रही है उसके लिए भी भारत सरकार ने वर्ल्ड लेवल पे काफी होमवर्क किया है, ताकि हम लोग पता लगा सकें कि जो कौन सी कुछ टेक्नोलॉजी उसको मतलब उसको मालूम हो चुकी है, उस टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है। और हम लोग उसमें इंटरनेशनल लेवल की एक एडवांस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिससे हम लोग अगर बॉर्डर पे पता चल जाएगा अगर जमीन में कोई सुरंग बन रही है तो एक उसके पे काम हो रहा है। ड्रोन को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसको रूल उन्होंने फ्रेम किया है। किसी हर तरह का जो ड्रोन होता है साइंटिफिक
पर्पजेज से डोमेस्टिक ड्रोन हैं और ये बाहर से ड्रोन आ रहे हैं, जो भी एक जम्मू में जो वारदात हुई है उसको लेकर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज डिफेंस फोर्सेज हैं वो डिफेंस में दो तरह से, एक होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं स्नूफिंग टेक्नोलॉजी, जिसके पास हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे उस ड्रोन के अंदर हम उसके सिस्टम में घुस जाएंगे और जहां चाहेंगे वो ड्रोन गिर जाएगा। इस टेक्नोलॉजी पे बहुत डिटेल में नहीं बात करना चाहेंगे, इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। दूसरा है कि ड्रोन्स को जो एयर टू ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स है उससे हम उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, कौन कौन से हमारे नोडल पॉइंट्स है, जो वनरेबल पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वहां पे ऐसे ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स को हम लोग जो है वो इस पे तैनाती की जा रही है, ऑलरेडी इस पे काफी वर्क हो रहा है। तो हम लोग बॉर्डर को ऐसा करेंगे तो उसमें ड्रोन को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। उसको कितनी है भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ ड्रोन जो इस तरह के आए हैं जिनके बारे में नहीं हुआ कि पता कि कहाँ के ड्रोन थे, तो उनको गिराया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस पर और मुस्तकमिल और मजबूती से इस पे कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि लखनऊ में अलकायदा, उस पर बहुत और भी एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी जानकारी है कि बिल्कुल अभी पुख्ता उस पर इंक्वायरी चल रही है कि वो अलकायदा से उनका कनेक्शन है कि नहीं है। जब उसमें पुख्ता सबूत आ जाएगा तब उस पर कमेंट करना मुनासिब होगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो हमारी फोर्सेस हैं इंटरनल सिक्योरिटीज में, जिसमें आईटीबीपी बॉर्डर पे है, एसएसबी है और असम राइफल्स है और जो इंडो टिबेटन आईटीबीपी फोर्स है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया में बहुत ही एडवांस फोर्स है पूरे मुल्क की और पूरे वर्ल्ड में आप बहुत सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स मान सकते हैं। तो काफी एडवांसमेंट हमारा टेक्नोलॉजी में हो रहा है हिंदुस्तान में। और परवेज साहब, बॉर्डर पर हम अलर्ट है, तमाम हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, निगरानी पूरी मुस्तैदी के साथ हो रही है। किसी भी तरह की कोई वारदात से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन मैं बात करूं अगर शहरों की, तो आपने देखा अभी लखनऊ में बीते कुछ दिनों के अंदर ही किस तरीके से यहाँ दहशतगर्दों की एक साजिश को नाकाम किया गया, बेनकाब किया गया। बड़ा धमाका करने की ये लोग फ्राक में थे। अलकायदा के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और भी जिन लोगों पर शक है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है। तो जो शहर के अंदर स्लीपर सेल काम कर रहे हैं या इस तरह के जो लोग छिपे हुए हैं, वो एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। देखिए, अगर बॉर्डर पे हम लोग बहुत अलर्ट हैं तो शहर के अंदर आप अलकायदा से कोई आदमी लिंक जब भी होगा जब हमारा बॉर्डर पर हो रही है। हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में हम लोग बहुत एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजीज है। हर चीजों को शायद और भी लोग बताएंगे, मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत अलर्ट हैं। और इतना बड़ा मुल्क है और कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो आप लखनऊ की बात कर रही हैं उस पर एज इन हमारा जो एज ए पुलिस अफसर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं भी उस पर टच में हूँ कि अभी उस पर पुख्ता सबूत नहीं है कि उनका अलकायदा से लिंक है कि नहीं, और उस पर जांच चल रही है, अभी उस पर नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान में डेफिनेटली अभी जितना सिक्योरिटी पे है, स्टेट बहुत से हमारे स्टेट्स हैं जो उनकी पुलिस फोर्सेज इतनी मॉडर्नाइज नहीं हुई हैं, जैसे हमारे कुछ स्टेट्स हैं। तो अभी जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार और जितनी राज्य सरकारें हैं उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जैसे अभी बहुत एडवांसमेंट की बात हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को अलग कर दें, और ये जो इन्वेस्टिगेशन की फोर्सेज हैं और जो ये देखती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको मजबूती के, उनको ज्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। सेंट्रल फोर्सेज जो हमारी हैं उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी काफी आ भी रही है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो स्टेट फोर्सेज हैं उनके भी सिक्योरिटी एपरेटस को हम लोग मजबूत करने की इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बहुत मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है कि हम लोग स्टेट की जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्योंकि डेफिनेटली ज्यादातर लॉ स्टेट सब्जेक्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर का। स्टेट में हमको भी जो एजेंसीज है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो सेंट्रल फोर्सेज के पास है उसको भी हमको देने की, और खासतौर से इंटेलिजेंस एजेंसी का हमारा कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा चिंता है। और इस पे काफी कार्रवाई भारत सरकार कर रही है कि स्टेट की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है उसका भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसमें ज्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए
तो उसमें इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन जिसे होना चाहिए, रोबस्ट फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इन ए थ्रू ए वेरी सिक्योर नेटवर्क, उस पर भी भारत सरकार काम कर रही है। मेरा ख्याल है इसमें कामयाबी हम लोग को आगे मिलेगी। बिल्कुल। चलिए परवेज साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त अपना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको मसरूफियत है, आपको जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक बार फिर से मैं तमाम लोगों का तारुफ करवाना चाहूंगी। दानिश इकबाल साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ ही संत पॉल राघव साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। राघव साहब, आपसे समझना चाहेंगे, बॉर्डर्स पर जैसे कि मैंने कहा हम पूरी तरह से तैनात हैं, सख्ती के साथ हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये देखिए वहां से कोई अफराद या कोई शख्स नहीं आ रहा है, सीमा पार से कोई नहीं आ रहा है ड्रोन के जरिए, और जो हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल काम कर रही हैं। आपने देखा लखनऊ के अंदर अलकायदा के 2 दहशतगर्द पकड़े गए, वो ऐसा नहीं था कि हाल फिलहाल में वहां पर आए हैं, 12 साल से वो मकामी थे वहां के, लेकिन इस तरह की चीजों में वो लिप्त पाए गए। तो आप देखते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। शबनम जी, देखिए भारत इस समय आंतरिक सुरक्षा जो हम लोगों की है या चाहे वायु सुरक्षा, दोनों जगहों पे हम लोगों की चुनौती बड़ी गंभीर किस्म की हो गई है। अगर हम देखें जिस तरह से तालिबान, एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का के वर्चस्व में वृद्धि हुई है, और वहां पे हम पहले जो स्थिति थी कि हम लोग अगर पुराने स्थिति में, यानी कि जब अफगानिस्तान में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन वर्क काफी ज्यादा करते थे, तो अफगानिस्तान से भी हम लोग पाकिस्तान पे दबाव डालते थे और ईरान के माध्यम से भी पाकिस्तान पे दबाव डालते थे। लेकिन अब जिस तरह से तालिबान ने अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं और पाकिस्तान के साथ उसके जिस तरह से संबंध काफी घनिष्ठ किस्म के बने हैं, तो ये थ्रेट तो एक तरह से सीमा पार थ्रेट में काफी ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। ये भारत के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है, जिस तरह से अमेरिकी। राहुल लाल जी आप बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, ये नजरें भी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन मैं संत पॉल राघव साहब से ये बात समझना चाह रही थी, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर इस एंगल से भी आपसे हम समझेंगे। जी संत पॉल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, हाँ, अभी आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी देखिए, आज कन्वेंशनल वॉरफेयर से हम अलग आ गए हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अमेरिका ड्रोन के मामले में मास्टर जाना जाता है, उसके बाद इजराइल। अमेरिका ने 1991 के अंदर जो फर्स्ट ड्रोन यूज किया था गल्फ वॉर के अंदर, AAI RQ-2 पायलट और एरो विजमेट FQM-51 पॉइंटर ड्रोन जो उसने इस्तेमाल किए थे सिर्फ सर्विलेंस के लिए। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने 2012 एंड 2013 ड्यूरिंग ओबामा रिजाइन अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सोमालिया में पूरा जो वॉरफेयर है वो ड्रोन से लड़ा है। मैं लेटेस्ट आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जो टर्की और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ है उसमें मैक्सिमम ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। अभी मैं इंडिया के ऊपर आता हूं, जो हमारे जून के अंदर जो हमारा अटैक हुआ जम्मू के अंदर जी, जो 14 किलोमीटर जो बॉर्डर है सुचेतगढ़, जो शालकोट जो जगह है, ओपन बॉर्डर है, ये माइंड फील्ड भी नहीं है, इस पे इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसको कोशिश भी कर रही थी पहले अच्छे रिलेशन के लिए, तो वी कैन ओपन इट विद इन 5 मिनट्स, देयर इज नो एफर्ट रिक्वायर्ड। ये जो ड्रोन जो एयर बेस पे आया है, पाकिस्तान ने ट्राई करके देखा है, जो हमारी दुश्मन देश है, कि हमारी तैयारी कितनी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमने एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है DRDO ने, और हमने 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, हमने इसको डिप्लॉयड किया। उसके अलावा 2020 इंडिपेंडेंस डे के अंदर भी हमने रेड फोर्ट पे, जब नरेंद्र मोदी साहब ने जब अपना एड्रेस दिया, जो सेलिब्रेशन थी 15 अगस्त को, जब भी हमने इसको डिप्लॉय किया। लेकिन इसका रेंज लिमिटेड है। अगर हम कंपेयर करें इजराइल, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी
ग्राउंडेड मिसाइल आते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। अमेरिका ने ड्रोन हंटर बनाया हुआ है। ड्रोन हंटर से वो आइडेंटिफाई करेगा, इंटरसेप्ट करेगा और वहीं पे एयर में ही इसको विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा। आज आवश्यकता है ड्रोन की इंडियन सिस्टम में लाने के लिए कि ये हमारे सीडीएस साहब जनरल बिपिन रावत ने जब जनरल बाजवा ने कहा था बॉर्डर पे हम सीज फायर करेंगे और बड़े सीरियस होंगे, ये थ्रेट बताई थी उन्होंने। और मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि ड्रोन जो है वर्ल्ड की जो लास्ट, जो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, टर्की और अजरबैजान का, उसमें ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हुआ। तो ये एक लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वी हैव डेवलप्ड द सिस्टम एंड वी विल यूज इट वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल। दानिश इकबाल साहब, पाकिस्तान किस तरह की फितरत रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक अपने आप को समझता है, लेकिन हम भी उसके चालाकी को बहुत बखूबी समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सीज फायर को लेकर मुआहदा हुआ, किसी इंसान के जरिए सीज फायर नहीं कराया जा रहा है, लेकिन ये नई टेक्निक आपने देखी कि ड्रोन के जरिए असला भेजे जाते हैं, बॉर्डर पार से ड्रग्स भेजा जाता है और अब इस तरह का अटैक भी हो रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसके जरिए बड़ा हमला किया जा सकता है। बीच में एक रिपोर्ट शाये हुई थी, शायद आपको ध्यान होगा, कि डिफेंस हमारी मिनिस्ट्री के अंदर एक अर्जी दी गई थी कि हमें और ज़्यादा हाईटेक होने के लिए अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आप बजट अलॉट करें। तो उस लिहाज से हम कितने मजबूत हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है, जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं को जो है बुलाया और उनसे बातचीत की गई कि कैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाने के बाद जो सामान्य स्थिति बनती जा रही थी, जनजीवन जो है आसान लोगों का बनता जा रहा था, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो नेतृत्व था, जो वहाँ की जो क्षेत्रीय दल जो नेतृत्व करती रही है जम्मू कश्मीर की, उस पार्टियों को बुला करके जब प्रधानमंत्री ने बात की तो उससे एक संदेश गया कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ जो है और समान हो जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली के इलेक्शन कराए जाएंगे, तो ये सब जब देखा गया कि ये सब भारत के अंदर हो रहा है तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर जो है उन चीजों को लेकर के बौखला गया। और उसके बाद हमने देखे थे कि ड्रोन के माध्यम से जो है कुछ घटनाएं घटित हुई थी बॉर्डर के पास, लेकिन हमारी जो सेना है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सशक्त है, उसने उन ड्रोन को मार के गिराया था। और उसके बाद जो एक विस्तार से रिपोर्ट जो है देश के गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री को सेना के अधिकारियों ने दिया था। उस रिपोर्ट में क्या था वो हम चर्चा नहीं कर सकते टीवी चैनल पे, लेकिन हमारी सरकार और हमारी सेना की तरफ से जो है पूरी मुस्तैदी दिखाई गई थी। जहां तक सवाल है कि ड्रोन को लेकर के पाकिस्तान, निश्चित तौर पर पाकिस्तान ये जानता है शबनम कि पाकिस्तान भारत से प्रत्यक्ष रूप में कभी भी जीत नहीं सकता है जी। पहले का अगर हम उदाहरण देखें और कारगिल के युद्ध का उदाहरण देखें तो उसे मालूम है कि चाहे वो कितनी शिद्दत भी करे लेकिन वो जीत नहीं सकता है। और भारत ने मानवता का परिचय दिया था जब हमने 71 के जंग में पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा जो है सेना को जो है बंदी बना दिया, लेकिन मानवता का परिचय देते हुए हमने उसको रिहा कर दिया था। भारत चाहता तो हम लाहौर और कराची तक कब्जा कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और उसको मालूम है कि अब कुछ ड्रोन के हमले करके ही भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और सेना मुस्तैद है और संवेदनशील भी है। और देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो देश के अंदर सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, लगातार वो सेना के सशक्तिकरण के लिए लगातार जो है सेना को बढ़िया इक्विपमेंट दिलाया जाए। जो विदेश से जो इक्विपमेंट आते हैं उसकी भी बार बार जो हम लोग विदेश से भी लेकर के सेना को देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की सेना पे पूरी भारत को विश्वास है, पूरे देश के लोगों को विश्वास है, लेकिन हाँ, हमें और मजबूत होना है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऐसे हमारे जो बॉर्डर के पड़ोसी हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के अंदर जो है सामान्यता जो है जनजीवन जो है बिल्कुल ठीक रहे, यहाँ पे शांति कायम रहे। उनका मकसद ही है भारत के अंदर अशांति फैलाना। लेकिन भारत की सरकार जो है कठोरता से कठोर तौर पर जो है उनको जवाब देने का भी काम करती है और आने वाले समय में भी जो है उनको कठोर जवाब दिया जाएगा। शबनम,
बिल्कुल, आने वाले वक्त में भी दुश्मन को सख्त लहजे में जवाब दिया जाएगा। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये तमाम नाज़रीन को हम यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की फोर्सेस अपनी जान पर खेलकर हमारी हिफाजत करने के लिए मुस्तैदी के साथ तैनात है। फिक्र नहीं करनी है, लेकिन हाँ, अलर्ट जरूर रहना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। पंद्रह अगस्त से पहले किस तरीके से हिंदुस्तान के अमन में खलल डालने की कोशिश हो रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार मौजूद हैं। राहुल लाल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, 370 को हटाए हुए 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे। 5 अगस्त को कुछ बड़ा हो सकता है, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इस बात के इनपुट्स हैं। कश्मीर का जिक्र आपसे इसलिए कर रही हूं मैं क्योंकि कश्मीर के अंदर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों को चुन चुनकर बाहर निकाला जा रहा है। पहले उनसे समर्पण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर इन्हें टारगेट किया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, क्योंकि हिफाजत से, अमन से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है 370 को लेकर कश्मीर से इसके तार जुड़ रहे हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें हो सकता है? देखिए, 370 को लेकर देखें तो पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ये चीज माना जाए कि 5 अगस्त को कुछ होगा तो देखिए जो आतंकवादी समूह है जो खतरा उत्पन्न कर सकता है, वो सब भी जानते हैं कि टारगेटेड डेट को अगर आप करते हैं तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तैयारी करती हैं। इसलिए अब हम लोग उस पुराने आधार पर नहीं जा सकते कि 5 अगस्त या 15 अगस्त को ही कुछ होगा। ये पूरा का पूरा जो समय है वो काफी सेंसिटिव किस्म का समय है और इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया होगी तो अचानक से होगी। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उससे जो जानकारी मिल गई है, क्योंकि देखिए खुफिया एजेंसियां भारत की अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक बार जैसे मान लीजिए जब पुलवामा की घटना घटी थी तो वहां पे कम से कम 1 दर्जन खुफिया एजेंसियों के उच्च क्षेत्राधिकार में वो मामला आ रहा था। तो अलग अलग जो खुफिया एजेंसियां कैसे उनके सारे सूचनाओं को सेंट्रलाइज किया जाए और फिर उसके गंभीरता को कैसे फिर से जो है कि वो जो दूसरी एजेंसियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाए, इन सब चीजों में तालमेल बनाने की अब काफी सख्त जरूरत होगी। क्योंकि कश्मीर के मामले के साथ देखिए अब तक वो भारत पाकिस्तान का मामला होता था, लेकिन जिस तरह से चीन ने सीपैक का काफी भारी भरकम वहां पे निवेश किया है, उसके साथ अब चीन भी जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग कई सारी जो अलग अलग बाहरी शक्तियां हैं उसके इंटरेस्ट कश्मीर में है। तो इसलिए हम लोगों को उस दृष्टि से भी अपने सुरक्षा को, अपने सिक्योरिटी को अलग ढंग से में देखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो सवाल जो सबनम जी आपका इस कार्यक्रम का जो विषय वस्तु है कि 15 अगस्त से संबंधित जो सुरक्षा का चैलेंज है जी, वो चैलेंज काफी नेशनल लेवल पे रहेगा और इसके समाधान के लिए देखिए 2-3 चीजें। एक मामला, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवादियों को काफी कम लागत लगता है जब वो ड्रोन से हमला करते हैं, तो उसमें उनको नुकसान भी नहीं है और लागत भी काफी कम है। और ये तुर्की से जो ये प्रयोग शुरू हुआ इंटरनेशनल लेवल पे वो अब तक जारी है, तो उसको किस तरह से, उसके विरुद्ध किस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करें। दूसरा कि देखिए सेना हमारी काफी सक्षम है, लेकिन जो जनरल पुलिस है, जैसे कभी आपने लखनऊ का मामला उठाया कि वहां पे कहा गया कि 12 साल से आतंकवादी थे। अगर 12 साल से किसी जगह पे आतंकवादी थे और हमारी जो राज्य की जो खुफिया एजेंसियां हैं, राज्य के जो पुलिस के बीट पुलिसिंग जो हम लोग इसकी बारे में बात करते हैं, वो उसके बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि ये हमारे लिए एक स्टेट भी है। वो तो आपको स्टेट लेवल पे भी जो पुलिसिंग है उसको काफी मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए भी आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। हमने कई बार ये देखा है कि उनको गोली चलाने के लिए कहा जाता है, वो गोली भी सिंपल नहीं चला पाते, तो वो आतंकवाद से मुकाबला कैसे करेंगे। पुलिस रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, साथ साथ हमारे सामान्य जो निचले लेवल के पुलिस है उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी काफी ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म की आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ। संत पॉल राघव साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी राहुल लाल साहब ने भी ये मुद्दा उठाया कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो हमारे स्टेट पुलिस है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कई मामलों में देखा गया है कि उन्हें ज़रूरत पड़ती है, पहले के जो तौर तरीके थे, जो ट्रेनिंग थी पहले की, अब और ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई, तो वो ट्रेनिंग भी एडवांस होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और मैं जिक्र करना चाहूँगी आपसे,
जैसे कि उन्होंने कहा कि आपका एलआईयू स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ये स्ट्रांग होना चाहिए। आप मानते हैं इसमें कहीं कमी रह गई है? जी, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। आप देखें, बॉर्डर पे अलग इंटेलिजेंस चाहिए आपको, इंटरनेट यानी देश के अंदर अलग चाहिए, और इसको इंटेलिजेंस के इनपुट क्या है ये एक तय करता है बॉर्डर पे क्या चाहिए, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में और इंटर सिटीज में क्या चाहिए, मेट्रोज में क्या चाहिए। यस, उनका एक समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है, और शेयरिंग करना। और हमारे पास सिस्टम है, गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है एंड दे आर वर्किंग। नंबर 2, ये एक चुनौती है कि आज टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैक्सिमम यूज करना चाहिए, चाहे वो स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है। जो विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया था कि गल्फ वॉर से यूज कर रहे हैं। आप अभी लेटेस्ट जो वॉरफेयर देख रहे हैं, आप इजराइल ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया हुआ है और आयरन ड्रोन भी बनाया हुआ है। आप जो जनरल ईरान के जनरल थे, जो प्रोमिनेंट जनरल थे, उनको जो सुलेमानी को मारा था वो ड्रोन अटैक के द्वारा ही मारा गया। और इंटरसेप्ट, आइडेंटिफाई, और ये जो टेक्नोलॉजी है, हमको रडार, जैमर फ्रीक्वेंसी, थर्मल और सेंसर के जरिए से आइडेंटिफाई, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, और लेजर से, और हम मिसाइल ड्रोन के द्वारा फायर कर सकते हैं। अभी इंटरनल सिक्योरिटी जो 15 अगस्त का बताया आपको, मैंने पहले भी बताया था कि 2020 के अंदर हमने इसका ड्रोन का इस्तेमाल किया था 15 अगस्त के टाइम पे। यस, हमारे को अभी टाइम आ गया है पूरे सिक्योरिटी एपरेटस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको चीजों को देखना चाहिए, और ड्रोन, जैसे मैंने बताया, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस को, स्टेट को, इनको इंडेक्स करना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी को भी इनको इंडेक्स करना चाहिए और ट्रेनिंग देना चाहिए, सो दैट आज पुराना टाइम नहीं रहा, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें जा रही है। ये एक चुनौती है देश के सामने, और हमारे पास पूरे विश्व को मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, हमने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और पूरे देश को सशक्त रहना चाहिए कि हम सक्षम हैं। जी, चलिए जी, दानिश इकबाल साहब, पाकिस्तान की ज़हनियत देखिए आप, इतना बदबख्त है कि क्या कहा जाए उसको लेकर। इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी उसकी जासूसी करवा रही हैं। क्यों ना जासूसी करवाए, जब आपकी इस तरह की हरकतें हैं। तालिबान में आप, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच की लड़ाई है, उसमें आप देखिए किस तरीके से लोग शामिल हो रहे। 10,000 करीब लड़ाकों को, पाकिस्तानी लड़ाकों को तालिबान भेजा गया है, अफगानिस्तान भेजा गया है तालिबान की हिमायत करने के लिए। और वहां पर भी जो हिंदुस्तान के जरिए जो वहां तामीर की गई हैं, चीज़ें डेवलप की गई हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आप जहनियत देखिए, आप हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, इस तरह का आप नजरिया रखते हैं, लेकिन आप तालिबान के साथ हाथ मिला लेंगे सिर्फ इसलिए कि आप दोनों मिलकर हिंदुस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाए, अफगानिस्तान में मौजूद तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो कैसे देखें हम पाकिस्तान को? अभी लद्दाख दौरे पे गए थे, जब राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था कि बात से चीजें हल होती हैं, लेकिन क्या यकीन किया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की हरकतें और फिर उससे बात की जाए? शबनम, देखिए, पाकिस्तान की हैसियत और इमरान खान की हैसियत आज सारे आलम में, सारे दुनिया में जो है बहुत ही निचले दर्जे की हो गई है। और इस निचले दर्जे तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारत ने किया है, और भारत के प्रधानमंत्री की विदेश कूटनीति ने किया है। भारत की विदेश कूटनीति ने पाकिस्तान को उसको हैसियत दिखाया है, और पूरे विश्व समुदाय के सामने उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो आतंकप्रस्त सोच है और आतंक को फैलाने के लिए जो उसके जमीन का इस्तेमाल है,
आज पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकप्रस्त देश है और आतंक को जो है वो फैलाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और पिछले 6 सालों में अगर ये पूरे विश्व समुदाय के अंदर ये बात पहुंची है तो ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जो है एक कूटनीति सफलता को मैं मानता हूं। दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बारे में वक्तव्य देते हैं। वो कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर आरएसएस की सोच है, आरएसएस की विचारधारा है। मुझे ताज्जुब लगता है कि एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान जैसे मजबूत देश, उसको मालूम है कि वो जो है, जो उसकी जंग है, जो उसकी आतंकप्रस्त सोच है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और इस नाकामयाबी को अगर किसी ने पाकिस्तान की जो नाकामयाबी है कि भारत के ऊपर जो वो चाहता है कि हमला करे, भारत के ऊपर जीते, उस नाकामयाबी को धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही मजबूत कील ठोक करके उसको एक चोट पहुंचाई है। धारा 370 को जब हमने हटाया जम्मू कश्मीर के अंदर से, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवाद जो संगठन है उनके भी हौसले पस्त हुए हैं शबनम। उनको ये लगा है कि हिंदुस्तान बहुत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने जा रहा है और हिंदुस्तान ये मानता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसके मसले भारत के मसले हैं। अगर वहां पे कोई मुश्किलात है तो वो भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में जो है उस मुश्किलात के हल निकाले जाएंगे। ये बात साबित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। और इसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, ना तो उसे कुछ करते बन रहा है और ना ही चुप रहते बन रहा है। इसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ इस तरह की हरकतें कर रहा है, शर्म नहीं आती है लोगों को। राहुल लाल साहब, अब तालिबान से जाकर मिल रहा है पाकिस्तान। हालांकि ऐसा नहीं है कि तालिबान पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि तालिबान अगर पाकिस्तान के साथ है तो आप मिलकर हिंदुस्तान को ही नुकसान पहुंचाने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है। आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। अफगानिस्तान और तालिबान के मसले पर हिंदुस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया है। 1700 हिंदुस्तानी वहां पर मौजूद हैं जो तामीरी कामों में लगे हुए हैं, सिविल सर्विसेज में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जानिब से अभी वेट एंड वॉच की हालत है? जी देखिए, अफगानिस्तान को लेकर भारत निश्चित रूप से जो है कि वेट एंड वॉच की नीति पे ही अभी कायम है, लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भारत का काफी बड़ा स्टेक अफगानिस्तान में लगा हुआ है। पुनर्निर्माण के क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ पे काफी ज्यादा निवेश किया है और वो कंस्ट्रक्शन वर्क को वो सारे अफगानिस्तान में उसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा था। लेकिन अगर वहाँ पे तालिबान का जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है तो वैसे स्थिति में फिर आगे की स्थितियां क्या होंगी, वो बड़ी भारतीय सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं वो संकट की स्थिति है जिसे भारत सरकार भी स्वीकार भी कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के समय में जहां जहां कहीं पे भी तालिबान के प्रतिनिधि जा रहे हैं और वहां पे उन देशों से बातचीत कर रहे हैं, त्वरित गति से भारतीय विदेश मंत्री भी वहां पे जाके भारत भी अपना पक्ष रख रहा है और अपने कंसर्न भी रख रहा है। एक सवाल जो आपका था कि पाकिस्तान जो ये सोच के खुश हो रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ मिलेगा और भारत के ऊपर प्रभाव डालेगा, क्या तालिबान जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? शबनम जी देखिए, ऐसा हमेशा होता रहा है। हम लोग हमेशा से एक महिषासुर की हमेशा पढ़ते रहते हैं, भस्मासुर की कहानी जो है वो सुनते रहते हैं। तो वो हमेशा आतंकवाद जो है वो आपको स्वयं को भी नष्ट करता है। तो अगर अब तालिबान के नुकसान भारत को तो होंगे, वो अगर वो उस रूप में बढ़ेगा, भारत को किस रूप में प्रभावित करेगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से वहां पर आत्मचौली कर रहा है, पाकिस्तान उससे काफी ज्यादा प्रभावित होगा, ये बिल्कुल तय बात है। पाकिस्तान भले उत्साहित है कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उसने बहुत सारे अपने सैनिकों को भी जो है कि अफगान सेना में एक तरह से तालिबान के रूप में उसने भर्ती भी करा दिया है, लेकिन इन सब चीजों से खुद उसकी समस्याएं बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान कहीं से सुरक्षित नहीं है। लेकिन मूल समस्या ये उठ रहा है कि अगर हम लोग भारत के संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमारी चुनौती बढ़ रही है लगातार। आखिर अगर क्या हम लोग वो देखेंगे कि 9/11 से पहले जिस तरह से वहां पे तालिबान था, क्या ये तालिबान जिस तरह से इनके पास आधुनिक शक्तियां दिख रही हैं, तो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से महाशक्तियों का संरक्षण प्राप्त दिख रहा है इसमें। और ऐसा लग रहा है कि देखिए वो तालिबान बिल्कुल अकेला नहीं है। जो उनके पास हम लोगों ने देखे दानिश सिद्दीकी के घटनाक्रम में भी देखा, जो वो हमला जिस तरह से कर रहे हैं या तमाम तरह की चीजों का कर रहे हैं, वो काफी अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहा है और ये बिना पर्दे के पीछे किसी बड़े महाशक्ति के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की स्थिति युद्ध कोल्ड वार के समय में भी यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच में वो काफी ज्यादा जो है कि वो क्षेत्र
स्ट्रेटेजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो महाशक्तियां अपने ढंग से उस जगह को प्रयोग करती हैं, लेकिन उससे भारत प्रभावित होता है। भारत सरकार को बिल्कुल एक खुली नीति बनानी पड़ेगी कि वो अफगानिस्तान के शांति प्रोसेस में, पीस प्रोसेस में हम लोगों की क्या भूमिका होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें उसमें किस रूप में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आंतरिक सुरक्षा को भी काफी जबरदस्त रूप से भविष्य में प्रभावित करेगा। ठीक है, एक बात यहाँ कहना चाहेंगे, दहशतगर्द लाख कोशिशें कर ले लेकिन हमारे इरादों को वो हिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान की खासियत है, जब हम मोहब्बत करते हैं तो बहुत ज्यादा दिल से मोहब्बत करते हैं, और जब हम सरहद पर डटे होते हैं, जंग के मैदान में होते हैं, तो मुंहतोड़ जवाब देना भी बखूबी जानते हैं। कारगिल युद्ध भी याद ही होगा तमाम दुश्मनों को जो ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह की नापाक हरकतें कर हमारे अमन में खलल डालेंगे। वो होशियार हो जाए, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कई रियासतों के साथ साथ मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर ली गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही दूसरी रियासत के पुलिस जवानों को भी दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग पर ही हम बात करते हैं। संत पॉल राघव साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। सॉफ्ट किल, हार्ड किल ट्रेनिंग, ये दिल्ली पुलिस के जवानों को भी दी जा रही है और दूसरी रियासत से आए पुलिस के जवानों को भी दी जा रही है। ये किस तरह की ट्रेनिंग है और टारगेट को अचीव करने में कितनी सक्षम है? जी, पुलिस का जो रोल है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। इस पे सॉफ्ट स्किल है कि हाउ इफेक्टिवली दे कंट्रोल द क्राउड। और जो आज मेजर चुनौती है हमारे पड़ोसी देश से, जो आईएसआई और आतंकी जो साइबर अटैक है, वो ड्रोन के द्वारा या और भी हैकिंग, इंफॉर्मेशन, हाईजैकिंग, ये सब आतंकियों का काम है। इसकी जो भी फंक्शन है 15 अगस्त, 26 और दूसरे भी, कि आज वो रिमोट के जरिए या दूसरे तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं आतंकी, बैक बाय आईएसआई। उन्होंने आईएसआई ने आतंकी संगठनों को भी ट्रेनिंग दी है और इसका एग्जाम्पल उन्होंने मौसूल में ड्रोन के जरिए से ये साबित कर दिया है, दे आर वेरी एक्टिव। तो हमारे लिए ये जो चुनौती है वो ग्राउंड प्लस एयर प्लस साइबर सिक्योरिटी, तो हम इन तीनों चुनौतियों को ट्रेनिंग के द्वारा, जो दिल्ली पुलिस है, पुलिस के अंदर साइबर स्पेस का जो करिकुलम है, ट्रेनिंग दी जा रही है, और भी स्टेट की जो पुलिस है उनको भी साइबर के विषय में काफी नॉलेज दी जाती है, जैमिंग, एंटी जैमिंग, और इन सब विषयों को कवर किया जाता है। ये बहुत आज के समय में इसकी डिमांड है। ये टेक्नोलॉजी के साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसको हम मैक्सिमम जो इसका जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कि कोई हादसा ना हो। जो हैकर्स है, इंफॉर्मेशन को कैसे वो टेक ऑन करते हैं और कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कॉमन सिटीजन्स को भी काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये एक अच्छा मूव है और आज समय की आवश्यकता है साइबर के बारे में ट्रेनिंग है। ठीक है, दानिश इकबाल जी, अफगानिस्तान में के मैं जिक्र करना चाहूंगी, एक देश को कट्टरता और अमानवीयता के हवाले कर दिया जाता है, यूएनओ चुप है। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा होता है तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यूएनओ जाता है, वहां अपनी फरियाद करता है कि कुछ करिए साहब। लेकिन जब बात अफगानिस्तान की आती है, तालिबान किस तरीके से वहां बुलंद हो रहा है, मजबूत हो रहा है, फिर क्यों इंटरनेशनल दबाव क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए शबनम, पाकिस्तान कभी भी तालिबान की मुखालफत अफगानिस्तान में नहीं करेगा, क्योंकि
तालिबान से जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को अगर नुकसान भी होगा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कभी भी खुलकर तालिबान की जो है आलोचना नहीं करेगा। क्योंकि जब पाकिस्तान में हमने देखा है कितनी बार तालिबान के द्वारा जो है वहां पे बम विस्फोट किए गए हैं, लोगों को हलाक किया गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मुखर होकर के तालिबान का विरोध नहीं करता। इसलिए नहीं करता है कि वो जानता है कि अफगानिस्तान एक ऐसा सरहद है, अगर वहां पे तालिबान मजबूत होता है तो उससे वो जो है भारत को निशाना बनाने का काम करेगा। चाइना और पाकिस्तान मिलकर के दोनों तालिबान को जो है बैकडोर से मेरा जो लगता है, मुझे जो विश्वास है कि वो उसको बढ़ाने का काम करेंगे कि तालिबान वहां पे मजबूत हो, ताकि वो भारत को निशाना तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान के जो है जमीन का इस्तेमाल करे। इसलिए पाकिस्तान कभी मुखालफत नहीं करेगा। जहां तक भारत का सवाल है कि भारत की नीति क्या होगी, ये अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री अभी स्पष्ट करेंगे कि इस पे हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। और जो आतंकवाद कहीं भी होगा शबनम, भारत की एक नीति है कि जहां आतंकवाद पनपेगा भारत उसकी मजम्मत करेगा। इसमें भारत कहीं किसी से समझौता नहीं करेगा। आतंकवाद के नाम पर भारत किसी से भी समझौता नहीं करेगा। ये बहुत ही क्लियर नीति है भारत सरकार की। मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, मुआजरत चाहूंगी दानिश इकबाल साहब, मुआजरत चाहूंगी, वक्त की कमी है वरना और चर्चा करते। राहुल साहब, आपसे भी जवाब नहीं ले पाऊंगी। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आवाम को एक मैसेज हम देना चाहेंगे, 15 अगस्त है, सिक्योरिटी टाइट है, हाई अलर्ट है। आपको बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद है और हर तरीके के हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। लेकिन हाँ, एक अपील ज़रूर करेंगे कि आपको अलर्ट ज़रूर रहना होगा। अगर कोई भी मुश्तबा चीज़ आप देखें तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को ज़रूर दें। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।